रेडी हो गया? नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार निषाद आपके बीच में पॉलिटी का सेशन पढ़ाता हूं। और पॉलिटी के सेशन पढ़ाते हुए आज मैं इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ाते हुए मैं आज भाग 1 राज्य पुनर्गठन अधिनियम इस तरह से पढ़ाते पढ़ाते आपके बीच में आज पहुंचा हूं भाग 2 के बारे में चर्चा करनी। भाग 2 नागरिकता के बारे में बहुत ही शानदार सेशन है। 1 नंबर या 2 नंबर आपका पक्का एग्ज़ाम हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव हो, चाहे ARO, RO, SSC, GD, MTS, CHSL, PCS तक भी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और अपने 1 नंबर एग्ज़ाम में पक्का करें। तो चलते हैं सेशन की तरफ। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भाग 2। दोस्तों, भाग 2 के बारे में अगर हम बात करें तो भाग 2 नागरिकता के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद नागरिकता के बारे में जो अनुच्छेद है वो दरअसल दोस्तों मिलेगा 5 से 11 तक। कहाँ से मिलेगा? आर्टिकल 5 से लेकर कहाँ तक मिलेगा? 11 तक। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 जो आर्टिकल है वो नागरिकता के बारे में बताता है। दोस्तों क्या बताता है? नागरिकता के बारे में बताता है। तो दोस्तों भाग 2 आज हम पढ़ेंगे और भाग 2 हमारे संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता के बारे में बताता है कि नागरिकता कैसे हमें मिलनी चाहिए, या भी जो भी नागरिकता संबंधित प्रावधान है वो नागरिकता के संबंधित प्रावधान को कौन बताता है? हमारा जो ये भाग 2 है वो भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है बता देंगे कि 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक है वो भाग 2। अक्सर पूछा जाता है 1 लाइनर एग्जामों में कि नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है या भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक है, तो पूछे ऑप्शन में बहुत सारा रहता है। तो आप 5 से लेके 11 टिक करेंगे। कहाँ से करेंगे? 5 से लेके 11 जो होगा वो भाग 2 है हमारे संविधान का, और वो नागरिकता के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? तो नागरिकता के बारे में बताता है। किस अनुच्छेद में है? तो 5 से लेके 11 है। दोस्तों बहुत सारे टीचरों को मैंने देखा ये सीधा सीधा बता देते हैं कि आर्टिकल 5 में क्या है, 6 में क्या है, 7 में, 11 में। ये केवल रट्टा मराने वाली बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना अलग क्षेत्र होता है। इसलिए कॉन्सेप्ट, मेरा मानना है कि एक बार आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, धैर्य रख करके पढ़िए। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन धैर्य रख करके अगर आप पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए भागिए मत, रुक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले एक बार मैं देखा था कि एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्रदान की जाती है। तो बताइए वो बच्चा जो 5 से 11 तक के आर्टिकल को पढ़ लेता है, क्या वो बच्चा इस प्रश्न का जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो केवल 1 लाइनरों तक ही सीमित है, इसीलिए वह नहीं दे पाएगा। इसीलिए हर ऐसा केवल 1 लाइनर में मत सिमटने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो जो भारत में नागरिकता प्रदान की, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे भारत में जो नागरिकता है वो दरअसल भारत में जो नागरिकता है दोस्तों वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। किस देश के संविधान से लिया गया था दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। हमारे देश में नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से। कुछ लोग इंग्लैंड के संविधान भी लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप दोस्तों लिखेंगे ब्रिटेन के संविधान। ऑप्शन में कभी कभी इंग्लैंड रहता है तो मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो इंग्लैंड नहीं ब्रिटेन लिखते हैं, इसको अच्छा रहता है। तो ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता ली जाती है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें दोस्तों ना, पूरे विश्व में 2 तरह की नागरिकता दी जाती है। एक होती है एकल नागरिकता और एक होती है दोहरी नागरिकता। अगर हम नागरिकता की बात करें ना, नागरिकता की बात करें तो नागरिकता की बात करें अगर दोस्तों तो पूरे विश्व में 2 तरह की नागरिकता दी जाती है। एक होती है एकल नागरिकता और दूसरी होती है दोहरी नागरिकता। दूसरी कौन सी होती है? दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों पूरे विश्व में 2 तरह की नागरिकता दी जाती है। एक होती है एकल नागरिकता और एक होती है दोहरी नागरिकता। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में दोस्तों एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये बात आप बता देंगे। और ये एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये भी एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब 3 क्वेश्चन का जवाब जानिए। आपसे पूछा जाएगा कि जो नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो बता देंगे कि 5 से लेकर 11 तक है।
किस भाग में है, तो भाग 2 में है। नागरिकता का किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी कि भाग 2 किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों, तो बता देंगे कि जो नागरिकता है भाग 2 है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन के संविधान में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान। हमारे देश में जो नागरिकता है दोस्तों वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये दोहरी नागरिकता, जैसे हम एकल नागरिकता का एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो एकल नागरिकता के एग्जाम्पल में हम समझेंगे भारत, सबसे पहले देंगे भारत का नाम देंगे। और दोहरी नागरिकता में यूएसए कह सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे सकते हैं। तो और यहाँ पे कनाडा भी लिख सकते हैं, कनाडा भी, कनाडियन। जो ये कहने का सिंपल सा मतलब होता है, कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि जो नागरिकता है वो नागरिकता 2 तरीके पूरे विश्व में दी जाती है। एक होती है एकल नागरिकता, जहाँ पर एक नागरिकता प्रदान की, जिस स्टेट में एक नागरिकता प्रदान की जाती है दोस्तों उसको बोलते हैं एकल नागरिकता। और यहाँ पर एकल नागरिकता क्यों दी जाती है दोस्तों, यहाँ पर एकल नागरिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है, संविधान एक होती है, और यही संविधान पूरे स्टेट को, पूरे सरकार को या पूरे देश को शक्ति प्रोवाइड कराता है। इसीलिए वहाँ पर एक ही संविधान होता है, ये जिसे आप एकल नागरिकता देते हैं, और वो पूरे नागरिकों को एक ही नागरिकता प्रदान करता है, इसीलिए उसे एकल नागरिकता कहते हैं। लेकिन जहाँ जो फेडरेशन को स्वीकार किया था, हमने आपको बताया भी था कि जो फेडरेशन को स्वीकार करते हैं वहाँ पर क्या होता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब ये होता है स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसलिए जो भी बालक वहाँ पे जन्म लेता है स्टेट में, तो सबसे पहले स्टेट का वो नागरिकता प्रोवाइड करता है, उसके बाद वो वहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ की नागरिकता उससे प्राप्त करता है। तो इसलिए वहाँ 2 नागरिकता लेनी पड़ती है। किस देश में, फेडरेशन स्टेट में, जो भी फेडरेशन को स्वीकार्य होते हैं लोग उसमें दोहरी नागरिकता प्राप्त। जैसे यूएसए वगैरह फेडरेशन स्टेट है, और हमारा यहाँ यूनियन स्टेट है, कनाडियन स्टेट, कनाडा भी यूनियन है। तो कहने का सिंपल सा मतलब होता है नागरिकता जो है वो 2 तरीके से दी जाती है। ये बात आपने भलीपूर्वक लगभग ये बच्चा ऑनलाइनरों में बहुत ज़्यादा रट लेता है तो पता ही होगा, इसीलिए इसको ज़्यादा ना ध्यान देते हुए। यहाँ से दोस्तों नागरिकता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको छोड़ करके लीव करके चले, क्योंकि एग्जामिनर का मूड कब चेंज हो जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए आपको पूरा कवर करते हुए चलना है, सब पढ़ना है। तो ये सब ऑनलाइन, इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा क्योंकि डीपली उतना नहीं पूछता है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ डीपली पढ़ाऊँगा। यहाँ पे नागरिकता के बारे में हमने बात कर ली। भारत में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को डिस्कशन करते हुए चलते हैं। भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्रदान की जाती है, एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारत में जो नागरिकता है वो दोस्तों 5 प्रकार से प्रदान की जाती है। एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में नागरिकता दोस्तों कितने प्रकार से प्रदान की जाती है, इसके बारे में पूछा था। तो दोस्तों भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्रदान की जाती है। वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, दूसरा जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, तीसरा जन्म रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण लिख सकते, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, और देशीकरण के आधार पर देशीकरण के आधार पर नागरिकता, और भूमि अर्जन के माध्यम से नागरिकता। किसके आधार पर नागरिकता, भूमि अर्जन के माध्यम से नागरिकता दोस्तों। तो नागरिकता दोस्तों हमारे भारत में जो प्रदान की जाती है वो जन्म के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता, देशीकरण के आधार पर नागरिकता, भूमि अर्जन के माध्यम से नागरिकता। यानी कि हमारे देश में जो भारत है उस देश में 5 तरीके से नागरिकता प्रदान की जाती है। एग्जामिनर पूछता है कि हमारे देश में यानी भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है दोस्तों, तो बता देंगे हमारे देश में नागरिकता 5 तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है। किसके द्वारा, बाय द बर्थ, रिसेंट यानी कि कहने मतलब जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, बाय द रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से, भूमि अर्जन के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाती है। यानी कहने का मतलब है जन्म के आधार पर नागरिकता का क्या मतलब होता है,
जन्म के आधार पर नागरिकता का मतलब होता है, पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था, आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उस समय ये कहा गया था कि जब किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, यानी किसी भी व्यक्ति का जन्म कहाँ पे हुआ है, भारत में अगर हुआ है, तो व्यक्ति क्या होगा, उस व्यक्ति का भारत की नागरिकता होगी। इसी केवल इतनी बातें लिखी थी, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उससे वह नागरिक, भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन बहुत सारे घुसपैठी जो थे, जो विदेशी घुसपैठी थे, वो इसका लाभ उठाने लगे, यानी कि वो अपने बच्चों को लेकर के आते थे, तो जब भारत में वो रहने लगते थे तो कहने का मतलब उन्हें जब वो भारत में रहने लगते तो उनके जो बच्चे होते थे तो कहीं ना कहीं इसका वो दुरुपयोग करने लगे थे। तो फिर उसके बाद ये इसमें बदलाव किया गया 1986 में, 1986 में, तो इसमें बदलाव किया गया और उसके बाद कहा उस नागरिकता संशोधन किया आपको। लेकिन ये इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि नागरिकता के बारे में पहला संशोधन कब हुआ था, 1955 में हुआ था, ठीक है, तो ये बात अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो संविधान 1986 में नागरिकता में संशोधन किया गया, और नागरिकता में संशोधन करते हुए ये कह दिया गया बाबू, ये कह दिया गया कि अब केवल भारत में जन्मे हुए लोगों के लिए जो है नागरिकता नहीं मिल जाएगी, इसी केवल जन्म के आधार पर नागरिकता ऐसे नहीं मिल जाएगी। देखिए उसका क्या प्रावधान होगा, जन्म के समय आपके माता या पिता में से कोई भी भारत का जो बंदा, अगर कोई भी भारत का नागरिक हो, माता हो चाहे, और चाहे कौन, माता हो चाहे पिता हो, दोनों में से कोई भी भारत का नागरिक हो, तब आपको जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी, वरना आपको नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। अब देखिए मैं बहुत डीपली नहीं जा रहा हूँ, PCS IAS लेवल तक नहीं जा रहा हूँ, आप केवल 1 लाइनर तक ही, क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। वंश के आधार पर नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है? देखिए वंश के आधार पर नागरिकता, जैसे मान लीजिए आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है, आपका जन्म विदेश में हुआ है, किसी अन्य देश में हुआ है, और आपके जन्म के समय आपके माता या पिता भारत में के नागरिक हों, निवासी रहे हों, यानी भारत की नागरिकता उन्हें प्राप्त है, तो आप वंश, भले ही आप विदेश में जन्मे हों, विदेश में हैं, इस समय रह रहे हों, लेकिन आपको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, क्योंकि आप वंश के आधार पे, आपके वंशज वहीं के हैं भारत के, तो वंश के आधार पे आपको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। बाय द रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के माध्यम से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यानी अगर आप 5 साल तक भारत में रह चुके हैं तो आप पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप मतलब करा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, इन सब में और भी चीज़ें हैं, मैं उन सबको उतना नहीं डीपली ले रहा हूँ, खाली थोड़ा सा जानकारी भी बस मैं बताते चला जा रहा हूँ। पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता वो होती है, यानी कि पंजीकरण आप करा करके 5 वर्ष तक अगर आप भारत में रह लिए हैं तो आपका अधिकार होता है कि आप पंजीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि कोई महिला अगर शादी कर लेती है किसी भारतीय पुरुष से, तो वो भी पंजीकरण करा करके अपना शादी कर सकती है, वो अलग मेथड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि हमें पंडित नहीं बनना है, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, इस बस इतना ही बेस को आगे बढ़ाते हुए। देशीकरण के माध्यम से नागरिकता उसे कहते हैं दोस्तों। देशीकरण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में रह रहे हैं और वहाँ की नागरिकता आप परित्याग कर देते हैं, वहाँ की नागरिकता का परित्याग करते हुए आप भारत सरकार को इन्फॉर्म कर देते हैं, लगभग टोटल मिला जुला के 7 साल तक आप भारत में रह लें और आप रजिस्ट्रेशन करा लें, कि मतलब भारत में रहने का रजिस्ट्रेशन करा लें, तो आप आराम से देशीकरण के माध्यम, आप भारत में एक लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, भारत की किसी एक भाषा का जानकार भी आप साथ साथ हों, तो आपको देशीकरण के माध्यम से यहाँ पर नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। भूमि अर्जन के माध्यम से नागरिकता क्या होती है दोस्तों? भूमि अर्जन के माध्यम से नागरिकता वो होती है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा भूभाग, किसी ऐसे भूभाग जहाँ जो पहले भारत का नहीं था, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था और अब वो भारत का हिस्सा शामिल कर लिया गया, भारत में उसको शामिल कर लिया गया, तो ऐसे भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों की नागरिकता भारतीय मान ली जाएगी, क्योंकि उन्हें स्वतः ही भारत के नागरिक प्रदान कर। जैसे मैं आपसे बार बार एग्जांपल देता हूँ गोवा का। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था,
तो भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की। लेकिन जब भारतीयों ने उस पर कब्जा कर लिया ना, यानी भारत ने जब उसे भारत में मिला लिया, तो स्वतः ही वहाँ के नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी गई। तो इस तरह से भूमि अर्जन क्या होता है? भूमि अर्जन के माध्यम से नागरिकता मतलब ये होता है कि भूमि किसी भी जगह किसी ऐसे हिस्से को कवर कर लेना, यानी कोई ऐसा हिस्सा जहाँ भारत में जहाँ क्या हो, जो भारत के हिस्से में ना हो, और उस हिस्से को भारत में मिला अगर लिया जाए तो स्वतः ही उस जगह को आप भूमि अर्जन के माध्यम से कवर कर सकते हैं। भूमि अर्जन के माध्यम से आप जो है हो सकता है आप उसे नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। मतलब हम तो नहीं कर सकते, लेकिन भारत सरकार कर सकती है। आप समझिए, इतनी बातों को आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चन लगभग पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने डिस्कशन किया। ये मेरा मानना है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये है कि कम आता है ये सब चीज़, बस टीचर इतना ही पढ़ाता चला जाता है। मैं ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कभी कभी ये भी पूछ लेता है, इसीलिए पूरा पढ़ते हुए चलिए। तो ये हो गया। अब आर्टिकल पे हम चलेंगे कि आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 7 क्या करता है, आर्टिकल 8, 9, 10, 11, 12 आपको पता होगा 11 तक, 5 से लेके 11 तक ही नागरिकता है। तो हम 5 से लेके 11 तक में भी चर्चा करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको चर्चा करने से पहले मैं एक चीज़ और चर्चा करने चाहूँगा। इस आर्टिकल को 5 से 11 तक के आर्टिकल को चर्चा में शामिल करने से पहले मैं एक चीज़ और शामिल करना चाहता हूँ, द एवोल्यूशन ऑफ द सिटीजनशिप। क्या चर्चा करूँगा? द एवोल्यूशन ऑफ द सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का अंत। अब लिखेंगे नागरिकता का अंत। नागरिकता का अंत कैसे हो जाता है? नागरिकता का अंत। दोस्तों, नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है ये भी समझ लीजिए। नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? नागरिकता, अगर आप स्वतः ही नागरिकता भारत की छोड़ दें तो आपकी नागरिकता मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ। अगर आप स्वतः छोड़ दें, स्वतः त्यागने पर स्वतः त्यागने पर कैसे त्यागने पर? स्वतः त्यागने पर नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? सबसे पहला चीज़, आप स्वतः ही नागरिकता अगर आप त्याग देते हैं भारत की, तो आपके आराम से जो है नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। देश शत्रु का, यानी कि जब आक्रमण हो रहा है हमारे देश भारत का और किसी और शत्रु से भारत और शत्रुओं का आक्रमण हो रहा है, तो उस समय अगर आप शत्रुओं की मदद कर देते हैं तो भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी भारत सरकार के द्वारा छीनने पर, है ना। युद्ध काल में शत्रुओं की मदद करने पर शत्रुओं की मदद करने पर युद्ध काल में क्या करने पर? युद्ध काल में शत्रुओं की मदद करने से भी क्या हो सकता है? आपकी नागरिकता छीन। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? स्वतः ही नागरिकता का अगर आप त्याग देते हैं तो स्वतः ही आपकी नागरिकता छूट जाती है। युद्ध काल में अगर आप शत्रुओं की मदद कर देते हैं तब भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन अगर अगर भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है और वह वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेती है, तो वह जो है उसे क्या हो सकता है? उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर विदेशी पुरुष से शादी करने पर किसी विदेशी पुरुष से शादी करने पे क्या होता है?
आपकी नागरिकता का जो होता है वो अंत हो सकता है, यानी कि नागरिकता आप स्वतः छीन ली जाएगी जब आप किसी विदेशी पुरुष। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, तब तक आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। जो सानिया मिर्ज़ा थी, सानिया मिर्ज़ा ने किसी विदेशी पुरुष से शादी कर ली थी, आपको पता होगा, तो उनकी नागरिकता नहीं छीनी गई है भारत की। वो भारत की नागरिक हैं, तो वो क्यों नहीं छीनी गई है जबकि विदेशी नागरिकता, विदेश में उनकी शादी हुई है? ये क्वेश्चन आप हमें कल बताएंगे। कल के सेशन में जब हमारा वीडियो आपके बीच में आएगा तो सबसे पहले मैं इसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, नोट कर लीजिएगा कि विदेशी पुरुष से शादी करने पर अगर नागरिकता छीनी जाती है तो फिर यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा का जो विदेशी पुरुष से शादी कर ली थी तो उसकी नागरिकता क्यों नहीं छीनी गई थी, ये क्वेश्चन। तो ये वह जो है, तो ये क्या है, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, इस बात को आप करिएगा। चौथा पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी संसद के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा नागरिकता छीनने पर भी क्या हो सकता है, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ये दोस्तों लगभग उतना पूछा नहीं जाता एग्जाम में, इसलिए टीचर लोग बताते नहीं हैं। लेकिन एक बार मैंने देखा था ये सब पूछ लिया गया था, इसीलिए मैंने बता दिया। हालांकि इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बस एक बार देख लेंगे, दोहरा लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इससे बाहर आएगा नहीं। टीचर केवल इतना ही बताता चला जाता है। अब आइए समझते हैं आर्टिकलों में क्या रखा है, उस बात को समझते हैं। अब समझते हैं दोस्तों, आर्टिकल जो है 5 से लेके 11, आपको पता होगा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है ये, 5 से 11 तक है ये। और 5 से 11 तक क्या क्या बातें हुई हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। आर्टिकल 5 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 5 कहता है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इतना समझिए, क्या लिखता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता, इतनी बात कहता है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि प्रारंभ में जब संविधान हुआ था उसके बारे में बताता है, नागरिकता कैसे आपको मिल सकती है। देखिए, कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म, यानी अगर कोई व्यक्ति भारत का आदिवासी हो या फिर वो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता, दादा दादी, नाना, मतलब माता पिता, मोस्टली माता पिता के लिए अलाउड होता है, माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो वह बच्चा नागरिकता प्राप्त कर सकता है, भारतीय उसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में ऐसे बताया जाता है। आर्टिकल 5 कहता है, ठीक है, अधिवास अगर आपको भारत में हो या फिर आपके जन्म के समय माता पिता किसी का भारत में नागरिकता हो तो वह अनुच्छेद 5 के तहत वह भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आर्टिकल 6 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों के बारे में नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता कैसे, पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत आते हैं उन्हें नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है, ये आर्टिकल 6 कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है दोस्तों कि पाकिस्तान से जो भी लोग भारत में आएंगे जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आएंगे उन व्यक्तियों को नागरिकता किसकी दी जाएगी, कैसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, इसके बारे में इसमें 2 चीज़ बताया जाता है दोस्तों। एक बताया जाता है, देखिए इसमें 2 चीज़ आपको बताई जाती है। एक बताई जाती है आपको
क्या कमेंट हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? 19 पढ़ा भी नहीं रहे। 19 जुलाई 1948 एक डेट ये है से पहले, पूर्व, और एक होता है बाद में। देखिए, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है आर्टिकल 6। बहुत सारी डेफिनेशन इसकी बड़ी हो सकती है, लोग बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ ताकि बच्चा उतना IAS लेवल का नहीं है, थोड़ा सा लेवल स्लो करके, ताकि बच्चा आराम से समझ जाए। पहले छोटे से समझेगा फिर ऊपर जाएगा तो अच्छा रहेगा। 19 जुलाई 1948 से पहले मतलब क्या हुआ, डिवीज़न ऑफ जो भारत का क्या होगा कि जब डिवीज़न हुआ था भारत और पाकिस्तान का गठन, जब पाकिस्तान का गठन हुआ, डिवीज़न हुआ था, तब 19 जुलाई तब क्या हुआ, अगर वो बंदा भारत से चला गया हो, क्या हो, भारत से वो चला गया हो कोई बंदा, और चला गया हो उसके बाद 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में आ गया हो। कहते हैं ना, एक कहावत आपके बीच में है कि सुबह का भूला शाम को वापस लौट आना, उसे भूला नहीं कहते। मतलब भटक गया, अगर घर से भटक गया है तो शाम को वापस अगर लौट आए तो उसे भूला ही नहीं कहते हैं, है ना। तो वो चीज़ है, कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में आ गया, डिवीज़न हुआ भारत का, वो चला गया कि उसके बाद वहाँ के कल्चर को देखा, वहाँ के रहन सहन को देखा तो उसे पसंद नहीं आया, फिर से वो 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत में आ गया, तब तो उसे नागरिकता समझा जाएगा, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे ये समझेंगे कि ये डेट क्यों मैं बता रहा हूँ। ये डेट इसलिए 19 जुलाई 1948 का डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 19 जुलाई 1948 से ही परमिट बनी थी, भारत और पाकिस्तान की परमिट जो बनी थी 19 जुलाई 1948 को ही बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के परमिट कब बनी थी आने जाने के लिए, तो 19 जुलाई 1948 को ही भारत और पाकिस्तान के बीच में परमिट बनी थी। अच्छा, बाद में जो जाएंगे उसके लिए क्या प्रावधान है, 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही वह क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिक बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते, है ना। तो 1959 के बाद जो क्या करेंगे उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही वह मतलब भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये मैं बहुत डीपली नहीं गया हूँ, बहुत स्लो, बहुत ही ऊपर बताते चला जा रहा हूँ। इतना ही एग्ज़ाम में पूछता है, बस आपको ट्रिक करना रहेगा, बस थोड़ा दिमाग में रहेगा, कर ले जाएंगे। 5 हो गया, 6 हो गया। अब हम 7 की बात करते हैं। अब हम आर्टिकल 7 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 7 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है, इसके बाद समझिए। आर्टिकल 7 कहता है भारत से, अभी तक आप समझ रहे थे पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 7 कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के बारे में नागरिकता, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, भारत से जो बंदा पाकिस्तान चला गया है उसकी नागरिकता के बारे में प्रावधान कौन देता है, आर्टिकल 7 देता है। अभी तक आप समझ रहे थे पाकिस्तान से जो भारत आया उसके बारे में नागरिकता कैसे मिले, लेकिन जो भारत से पाकिस्तान चला जा रहा है उसके बारे में क्या नागरिकता है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहा है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि आर्टिकल 7 ये कह रहा है कि अगर कोई भी नागरिक अगर ऐसे भूभाग में कोई भी नागरिक 1 मार्च 1947 के पहले के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद ऐसे भूभाग में रह रहा हो, 1 मार्च 1947 के बाद ऐसे भूभाग में रह रहा हो जो इस समय क्या हो, भारतीय क्षेत्र में ना, किसी और देश के कब्जे में हो, क्या हो, किसी और देश के कब्जे में हो, तो वह जो है उसकी नागरिकता स्वतः छीन ली जाएगी। भारत की नागरिकता उसे नहीं होगी, उसे भारत की नागरिकता उसे स्वतः ही छीन ली जाएगी।
तो हाँ, तो 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे भूभाग में रह रहा है जहाँ जो इस समय भारत का हिस्सा नहीं है, किसी और पाकिस्तान में चला गया है, तो उस हिस्से को क्या कर लिया जाएगा, उस हिस्से पे रहने वाले जो भी बंदे हैं उनकी नागरिकता स्वतः छीन ली। जैसे आप मान लो बेरूबाड़ी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो बेरूबाड़ी पहले पाकिस्तान को अब दे दिया गया है ना, तो बेरूबाड़ी के रहने वाले को भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। इस बात को समझिए। जो ये आर्टिकल 8 है भारतीय मूल के नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल जो 8 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 8 क्या कहता है, भारतीय मूल के बारे में नागरिकता बताता है। भारतीय मूल के बारे में नागरिकता, भारतीय मूल की नागरिकता, भारतीय मूल की नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल 8 जो है भारतीय मूल के बारे में नागरिकता बताता है। आर्टिकल 8 कहता है आपको भारत के जो मूल निवासी हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करता है। और मूल के बारे में नागरिक कहता है कि आप हर उस व्यक्ति को भारत का नागरिक समझा जाएगा जिनके माता या पिता किसी का उस व्यक्ति के जन्म के समय, यानी कि भले किसी भारत से बाहर अगर वो जन्म लिए हों, लेकिन उनके माता या पिता किसी का भी भारत में क्या हो, वो जन्म हुआ हो, भारत की नागरिक हुए हों। यानी कहने मतलब जैसे कि किसी लड़के का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, लेकिन उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो और वह संविधान प्रारंभ से वो क्या करा सकता है, रजिस्ट्रेशन करा लिया हो, तो वह भारत का क्या समझेगा, नागरिक समझा जाएगा। ये बात आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, तो आर्टिकल 9 देखिए क्या कहता है, एवोल्यूशन ऑफ द सिटीजनशिप कहीं ना कहीं कहता है। यानी कहने का मतलब ये कहता है, आर्टिकल 9 कहता है अगर आप स्वतः से ही नागरिकता छीन देते हैं, स्वतः ही नागरिकता का त्याग देते हैं, तो आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। अगर आप स्वतः